अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले टिकट के दाम जरूर देख लीजिए। हो सकता है कि टिकट की प्राइस देखकर आपका इरादा बदल जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स का किराया आसमान पर है। खास तौर से अगर आप कुछ खास रूट्स पर हैं और 24 घंटे पहले उसको बुक करा रहे हैं तो आपको कई बार ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ दिल्ली में जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ के दाम एक बार फिर से कम किए गए हैं। आज से नए रेट जारी हुए और उसमें बदलाव किया गया। दिल्ली में जेट फ्यूल 89,303 रुपए प्रति किलो लीटर हो चुका है। इससे पहले जेट फ्यूल की कीमत 95,935 के रुपए प्रति किलो लीटर के आसपास थी। इसका मतलब यह है कि 6,632 रुपए प्रति किलो लीटर की कमी आई है। यही नहीं, मुंबई में एटीएफ प्राइस 83,413 रुपए प्रति किलो लीटर। चेन्नई में एटीएफ प्राइस जो है वो 93,041.33 रुपए प्रति किलो लीटर हो चुका है। इस कटौती से एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो 20% से ज्यादा की राहत मिली है। यानी कि जो जेट फ्यूल की प्राइसेस हैं वो एयरलाइंस के लिए लगभग 20% के आसपास सस्ती हुई हैं। लेकिन एयरलाइंस इंडस्ट्रीज ग्राहकों को राहत देने की बजाय कुछ रूट्स पर वापस पैसे बढ़ा रही है। घरेलू उड़ानों का टिकट प्राइस इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा हो गया है कई रूट्स पर। आज कुछ यात्रियों को फिर इसी तरह से हाई जो प्राइस है टिकट्स का वो सामना करना पड़ा और खास तौर से नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए सबसे ज्यादा इसी तरह के पैसे दिए गए। तो कुल मिला के ये जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आम लोगों का सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब एटीएफ प्राइसेस में आप कमज़ोरी देख रहे हैं, जब कंपनीज को जेट फ्यूल सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो एक आम कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान धीरज माथुर साहब जुड़ चुके हैं। पूर्व पार्टनर हैं एयरोस्पेस एंड डिफेंस PwC इंडिया के। धीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं परवेज दमानिया सर, जो कि फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज के और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। परवेज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माथुर सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये कितनी जायज़ डिमांड है सर एक आम कंज्यूमर की कि आपको तो एटीएफ सस्ता मिल रहा है, 3 महीने में 20% दाम कम हो गए, लेकिन वो पास ऑन नहीं हो पा रहे। जी हाँ, वो मेरे को नहीं लगता वो होगा भी, क्योंकि आप देखिए ये निरंतर इस पिछले 3-4 महीनों में एटीएफ के दाम कम होते रहे हैं। पर दूसरी तरफ क्या हुआ, गो फर्स्ट जो है वो ग्राउंड हो गई है। तो करीब 30-35 हज़ार की जो सीट्स थी डेली वो अब निकल गई हैं। और उसके कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में जब से ये गो एयर का या गो फर्स्ट का जो की समस्याएं शुरू हुई हैं, तो एयर फेयर्स में काफ़ी भयंकर बढ़ोतरी हुई है। तो मुझको नहीं लगता कि ये जो कटौती आज हुई है इससे एयर फेयर्स में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में इतना अब गैप शुरू से ही था और वो गो एयर के ग्राउंड हो जाने के बाद और बढ़ गया है। और ये मौका है मेरे ख्याल से एयरलाइंस का थोड़ा कुछ मुनाफा कमाने का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एयर फेयर्स में कोई कमी आएगी। बट सर, यही तो फिर एक कंज्यूमर के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है ना सर, कि कोई मुनाफा कमाने के लिए कंज्यूमर पर बोझ डाले। और दूसरा, हम बार बार ये कहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री को, जिसने इतने झटके सह लिए हैं, अगर इसका दायरा बढ़ाना है तो इसको कंज्यूमर फ्रेंडली होना पड़ेगा। और कंज्यूमर फ्रेंडली होने के लिए आपको कंज्यूमर के पॉकेट फ्रेंडली बनना पड़ेगा। तो सर, इसमें तो कहीं सुनवाई हो नहीं रही है कंज्यूमर की। अल्टीमेटली तो इसका धक्का लगेगा वापस एयरलाइंस को ही सर। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है इनको। देखिए जी, आपका कहना सही है, पर देखिए परवेज सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं जरा माथुर सर से इसी को एक बैक टू बैक दूसरा सवाल था मेरा। माथुर सर जी, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आप एयरलाइंस की दृष्टि से आप परिप्रेक्ष्य से सोचिए। जो दिल्ली बॉम्बे कल तक मान लीजिए
10,000 का था, आज अगर उनको 15,000 पे लोग खरीदने को तैयार हैं टिकट, और उनकी फ्लाइट फुल जा रही है, तो वो काहे को कम करेंगे ना। जो आपने बात कही कि कंज्यूमर का जहाँ तक दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य है, बिल्कुल सही है। अगर हमें हवाई उड़ान का दायरा बढ़ाना है तो हमें उसे कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। परंतु बात यह है कि आज की तारीख में जितनी हमारी कैपेसिटी है, ओवरऑल कैपेसिटी, और मैं जब कैपेसिटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ना केवल एयरलाइंस और सीट्स, पैसेंजर सीट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। चाहे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब तक सप्लाई और डिमांड में गैप रहेगा, ये स्थिति निरंतर बार बार उत्पन्न होगी कि अगर कोई कहीं पर ब्लिप हो गया सप्लाई में तो एकदम से एयरफेयर बढ़ेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक जिसको कहते हैं ग्रोइंग मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हम मैच्योर्ड मार्केट नहीं हुए क्योंकि अभी हमारी जो फैलाव है वो बहुत सीमित है। जो भारत की आबादी अगर आप देखें उसके हिसाब से करीब 4-5% ही लोग हवाई यात्रा करते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हवाई चप्पल में भी हवाई जहाज पे बैठे, तो और उस ओर काफी कुछ कदम बढ़ाए हैं सरकार ने। एब्सोल्युटली सर, मैं बिल्कुल मैं सर यही कह रहा था कि एक तरफ आप नए वर्ग को जोड़ना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम ग्रोथ के बावजूद एविएशन से अभी भी बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं। सरकार की उड़ान परियोजना यही थी कि कनेक्टिविटी बढ़े, आम आदमी उसमें चढ़े। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में तभी तो जाएगा सर जब उसको आप वैसा माहौल दे पाएंगे। तो अगर आपको दायरे को बढ़ाना है, वर्क को बढ़ाना है, तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आइए। आप छोटे छोटे मेजर्स अपना के कि जब लपक लो, जब मौका मिल रहा है आप तब जो अपना प्रॉफिट कवर कर लो। तो ये तो एक मैच्योर कंज्यूमरिज्म की बात छोड़ दीजिए, ये तो कारोबार करने का एक मैच्योर तरीका नहीं है। दमानिया साहब, आप अग्री करेंगे सर? या देखिए, यहाँ तो एयरलाइंस को डबल फायदा हो गया। एक तो जो पैसेंजर लोड गोएयर का था वो पूरा आप पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका अगर 80% पे चल रहा था लोड फैक्टर, सडनली आप 90-95% पे पहुंच गए क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है। गोएयर के सब पैसेंजर आपको डाइवर्ट हो गए। वो होने से ही फेयर्स इतने बढ़ गए। मुंबई दिल्ली तो एकदम एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो गए, और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो वेरी वेरी एक्सपेंसिव हो गए। और उस पे अगर गवर्नमेंट हैज डन, एयरलाइंस का हमेशा डिमांड था पहले से कि आप फ्यूल कम करो, फ्यूल कम करो। अगर गवर्नमेंट ने फ्यूल कम किया है तो जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है उनको दो फायदे हो गए। एक तो पूरा गोएयर का लोड ऑफ पैसेंजर्स आपको मिल गए, और दूसरा फ्यूल कम होने से आपका फायदा बढ़ गया। क्योंकि एयरलाइन का सब पहले क्या एयरलाइन होते थे गवर्नमेंट के पास कि भाई अवर मेजर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज फ्यूल एंड फ्यूल प्राइस आर वेरी हाई। अगर गवर्नमेंट ने एयरलाइन सपोर्ट करने को फ्यूल कम किए हैं तो मुझे लगता है एयरलाइन शुड आल्सो पे बैक एंड गिव द कंज्यूमर बाय रिड्यूसिंग द फेयर्स। एयरलाइन ने ये मौके का गोएयर बंद हो जाने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। फेयर्स इतने रेज नहीं करने चाहिए कि दमाने सर, आपको लग रहा है कि कहीं कार्टेलाइजेशन हुआ है सर? आपको लग रहा है? एक कार्टेलाइजेशन तो आई कांट कमेंट ऑन ये हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फेयर्स रिडिकुलसली बढ़ गए। इट हैज बिकम एब्सोल्युटली अनइकोनॉमिकल। मैं सर इसलिए शंका जाहिर कर रहा हूं क्योंकि बिना किसी भेदभाव के सारी एयरलाइंस ने बढ़ाए हैं, तो ऐसा लग रहा है। और देखिए ये तो क्या है, इट्स एन ऑटोमेटिक रिजर्वेशन सिस्टम। वो कार्टेलाइजेशन नहीं हो के भी अगर पैसेंजर लोग 15, 17, 18, 20 हजार मुंबई दिल्ली का भर रहे तो व्हाई शुड द एयरलाइंस रिफ्यूज? आप कोई भी, आप अगर मेक माई ट्रिप पे जाओ, एक्सपीडिया पे जाओ, तो अगर एक 17,800 है तो एक 17,650, 100-200 रुपए का ही फर्क रहता है। ऐसा एक केस एक 17,000 है और दूसरा 12,000, ऐसा कभी रहता नहीं। तो एयरलाइंस मोरलेस अपने फेयर्स एकदम सिमिलर रखते, 1-2 टका आगे पीछे होता है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट
airline A, B, or C, all airlines have gone up tremendously. All airlines have become very, very, very expensive. एब्सोल्युटली सर, अभी लेकिन मुझे लगता है कंज्यूमर के जो तरह से आपने चल बिल्कुल रहा सही है, कहा। अभी अभी माथुर सर कह रहे थे कि अगर 20,000 रुपए का टिकट देने वाला ग्राहक उनके पास है और फ्लाइट फुल जा रही है तो वो कम क्यों करेंगे। हमारा तो ये कहना है, हमारा तो ये कहना है सर, वो तो काश मौके 20 का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब ये फायदा उठा रहे हैं आप, इसमें कोई आपको कुछ बोल एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, यानी कि मनमानी चल रही है आपकी, आपको कुछ कोई बोल नहीं पाता है क्या। जब आप 20,000 का फ्लाइट का किराया दे रहे हैं तो उसमें आपने कोई सुविधाओं में इजाफा किया, आपने क्या नहीं, कुछ नहीं, बेहतर, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज उसमें नहीं कोई है। चेंज नहीं। आपका पैसे लगेज कॉस्ट सेम है, आपका हैंडलिंग सेम है, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, देयर इज नो एब्सोल्युटली। डिफरेंस इन आप सर्विस और परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपके आपके कर्मचारी उसी अंदाज में लोगों को हैंडल करेंगे। कई कई दफा हमने मिसबिहेव देखा है उनके लोगों के पगार भी साथ। सेम रह गए, उनके सैलरी। देखिए, मुझे लग रहा है अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लग रहा है गो एयर वापस जल्दी चालू होने वाला है। तो अगेन जो गो एयर के 60 एयरक्राफ्ट से वन टाइम, तो वो अभी मुझे नहीं लगता ये फेयर्स कम होने वाले, क्योंकि गो एयर का पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू माय कॉमन सेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट. So till substantial aircrafts come, substantial capacity build-up occurs, और जो इतने फ्लीट पे इतने पैसेंजर उड़ना चालू रहेंगे, तो अपने को एक टाइम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि अभी ये फेयर्स महंगे रहेंगे, Alright, sir. एटलीस्ट ऑन द मेन बिजनेस रूट ये फेयर कम नहीं होने वाले। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो इंटरफेरेंस होना चाहिए सर। माथुर सर, आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं भारत सरकार के साथ सर, क्या इसमें कोई सरकार का इंटरवेंशन हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि क्योंकि एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई लगातार हो रही है सर। ऐसे में अगर जो बुनियादी चीजें हैं, जो आपका एयर फेयर, आपका आना जाना हवाई जहाज से, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी में जुड़ चुका है, तो अगर आप वहां पर अगर आप कहीं कंज्यूमर को राहत देने के लिए क्या कुछ सरकार कर सकती है, या सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं सर? एक्चुअली इसका जो शॉर्ट आंसर है वो यही है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने एक सैद्धांतिक वो फैसला लिया है कि हम मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं उसमें हम इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हमारे माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी यही कहा था, और उनके सेक्रेटरी ने भी यही बात दोहराई थी। और गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप ज़रूर किया था कोविड के टाइम पे, जब फेयर कैप्स एंड सीलिंग्स लगाए थे, सीलिंग्स एंड फ्लोर्स लगाए थे। बट उसके बाद उन्होंने वो हटा दिए और उसके बाद कहा कि भाई अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वैसे देखा जाए करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पहलू तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे बिल्कुल जायज़ है कि जहाँ तक कि ग्राहक का सवाल है कि दाम इतने बढ़ रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए, ये देखिए ये एक उद्योग होगा जो विमानन का, कि जिसमें एयरलाइंस को छोड़ के सब लोग मुनाफा कमाते हैं, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे टिकटिंग एजेंसीज हो, एवरीबडी मेक्स मनी एक्सेप्ट फॉर द एयरलाइंस। और हमने ये देखा भी है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सोच ये है सर, अगर सर सोच ये है कि सब लोग पैसा बना रहे हैं, बेचारी एयरलाइंस वाले नहीं कमा रहे हैं, और इसलिए एयरलाइंस को छूट दे दी जाए कि वो अनाप शनाप किराए में वो कर ले, तो फिर तो आम आदमी की फिर सुनवाई कहाँ होगी सर? और सिर्फ अभी की बात नहीं है सर। 2013-14 का संकट, 2018-19 का संकट, उसके बाद एक और एयरलाइंस डूब गई। आपके 10 साल के अंदर 3-3, 4-4 एयरलाइंस रातों रात चली जाती हैं। कंज्यूमर का पैसा नहीं आता है, कंज्यूमर का पैसा वापस लौटने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर ये है सर एविएशन की ग्रोथ स्टोरी, तो फिर एक आम आदमी क्यों बिलीव करेगा इस ग्रोथ स्टोरी पे सर? नहीं, देखिए मुझे क्या लगता है, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं मानता हूं। जी, मेरा माथुर सर से सवाल था सर। दवाने सर, आ रहा हूं आपके पास। माथुर सर जी, नहीं देखिए ऐसा है कि ग्रोथ स्टोरी तो है। आप अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ को देखें, वो बढ़ रहा है। जो दाम है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है, लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी लेवल, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, और डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। इसलिए तो लोग 20,000 का टिकट खरीद पा रहे हैं।
कोई अपनी जमीन बेच के थोड़ा खरीदेगा टिकट। बट सर आप जैसे हेल्थ केयर नहीं है, सर, वो एक ये ऐसा सेक्टर है कि बट सर एयरलाइंस कंपनी ये तय नहीं कर सकती है सर एयरलाइंस कंपनी ये कैसे तय करेगी कि कोई आदमी 20,000 का टिकट खरीद रहा है तो उसके पास लग्जरी है? ये भी तो हो सकता है सर उसकी मजबूरी है, उसको हर हाल में पहुंचना है, उसको समय बचाना है अपना। आप कैसे तय करेंगे कि उसकी वो लग्जरी हो गई है क्योंकि वो कमा रहा है, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया? देखिए बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अभी गोयर की भी प्रॉब्लम वित्तीय थी जी, जेट की भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल थी, किंगफिशर की भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल थी। तो द पॉइंट इज, जो मैंने बात कही थी कि ये जो इंडस्ट्री है इसके जो कैपिटल कॉस्ट है बहुत हाई है। इसके जो क्यों एयरलाइंस बैठती हैं, एक तो इनके अधिकांश ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं, चाहे लीज रेंट हुआ, ETF हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज में वॉलेटिलिटी होती है। फिर ATF के प्राइसेस बहुत हाई रहे हैं इंडिया में, आज भी इस कटौती के बाद भी इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस्ड ATF मार्केट्स इन द वर्ल्ड। जो एक्साइज वगैरह 30% तक है, कुछ स्टेट्स ने 0 भी कर दिया है, 1% भी कर दिया है, पर अभी भी दिस ATF इज द हाईएस्ट इन इंडिया एंड दैट इज 40% ऑफ देयर ऑपरेशनल कॉस्ट। सो नाउ द पॉइंट इज, नहीं देखिए, we have to also understand the economics of it। बिल्कुल थोड़ा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि एविएशन का इतना जटिल अर्थशास्त्र है कि ये मजबूरी एक तरह से एयरलाइंस की हो जाती है। दमानिया साहब आपका क्लोजिंग मैं लेना चाहूंगा। हाँ, एक लास्ट पॉइंट इसमें। अच्छा माथुर साहब ऐड कर लीजिए अपना पॉइंट। यस सर, बट जस्ट वन लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि जब हम सप्लाई और डिमांड देखते हैं तो सप्लाई और डिमांड एक लेवल है, बहुत बेसिक लेवल ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स। ठीक सर। उसके बाद हम देखते हैं जो, because supply and demand is what determines prices, and that when I talk about supply, I'm talking about the infrastructure, number of airports, the pricing of rentals and so on. जब तक हम वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, अगेन यहीं पे तो मैं इसी को तो कह रहा था कि क्या गवर्नमेंट चाहे वो एविएशन सेक्टर को अपनी तरफ से अतिरिक्त सहूलियत दे, लेकिन वो फायदा कम से कम आना चाहिए। अगर एयरलाइंस को भी सब चीजें नहीं पड़ रही हैं तो सरकार को कहीं तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। दमानिया साहब क्लोजिंग रिमार्क्स है, कुछ कैप तो लगना चाहिए। देखिए हर एक आदमी, जस्ट लेट मी से फ्यू वर्ड्स, देखिए हर एक आदमी कोई बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं जा रहा है या हर एक आदमी का टिकट कंपनी नहीं खरीद रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग फॉर फ्यूनरल्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, हॉलिडेज, तो उनका तो पूरा इकोनॉमिक्स खराब हो जाता है। जिसने सोचा था कि भाई मेरा मुंबई दिल्ली 8,000 का टिकट रहेगा, आज अगर वो 20,000 हुआ तो पूरे इकोनॉमिक्स खत्म हो जाते हैं। और दूसरा एक बात बोलूं कि इवन इफ द गवर्नमेंट सेज दिस इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, अप टू सर्टेन एक्सटेंट द एयरलाइंस themselves should regulate themselves। देखिए यहाँ सेल्फ रेगुलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे फेयर स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप खींच सके उतना खींचते ही जाओ, ये सही नहीं। वी रिसेंटली माय फैमिली बॉट अ टिकट मुंबई देहरादून 27,000 रुपीज इकोनॉमी क्लास टिकट। अभी ये तो एकदम ज्यादा ही हो गए। देखिए तो सबसे बिल्कुल दमानिया साहब आपने सही कहा, सबसे बड़ी मजबूरी ये हो जाती है कि आदमी ये सोचता है कि दिल्ली मुंबई जैसे रूट पे तो मेरे को 4,000 3,000 का टिकट मिल ही जाएगा, तो वो ट्रेन का टिकट नहीं कराता है समय पे। वो ये सोचता है कि उस समय मिल जाएगा मुझे। अब ट्रेन का टिकट नहीं कराया, अब रिजर्वेशन नहीं मिला है, अब मजबूरी है, अब जाना है तो मजबूरी है। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल समझना पड़ेगा एविएशन इंडस्ट्री को भी और सरकार को भी। कोविड के टाइम पर सरकार ने टिकट्स पे कैपिंग की और उसको फॉलो किया, और ऊपर भी रखा। आप प्रॉफिट कमाइए, कोई बात नहीं, वो कैप तो लगा दीजिए। 12,000 से आप देखिए रेंज कितनी है, 12,000 से 30,000। एक एयरलाइन का 12,000 है मैक्सिमम, दूसरे का 30,000 है और सारी इकोनॉमी है। तो आपको कम से कम एक कैप लगा के जरूर आना पड़ेगा। सरकार चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन कंज्यूमर के हित में एब्सोल्युटली, और खास तौर से जब आपका 20% एयर ट्रैफिक ATF जो है वो कम कर दिया, आपका जेट फ्यूल को कम कर दिया है, तो उस वक्त तो सवाल उठाएगा कंज्यूमर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। धीरज माथुर सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। परवेज दमानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।